दोस्तों, भारतीय एयरलाइंस सेक्टर में एक और बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। देश में तीसरी एयरलाइंस कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई है। बजट एयरलाइंस गो फर्स्ट ने खुद एनसीएलटी में वॉलेंट्री इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के लिए एप्लीकेशन दी है। इससे पहले जेट एयरवेज साल 2019 में दिवालिया हो गई थी, जबकि इससे पहले भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस दिवालिया हो चुकी है। एक ओर जहां ये तीन कंपनी बर्बाद हुई, तो वहीं दूसरी ओर एविएशन सेक्टर में इंडिगो लगातार अपना दायरा बढ़ाती जा रही है, जो 59 साल बाद फिर से टाटा ग्रुप की झोली में आई। वहीं एयर इंडिया भी आगे की ओर बढ़ रही है। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं किसी कंपनी का दिवालिया होना क्या होता है। तो दोस्तों, दिवालिया एक फाइनेंशियल कंडीशन है जब कोई शख्स या कंपनी अपने उधार और देनदारियों को चुकाने या वापस भुगतान करने में सक्षम नहीं होती है, तो ऐसे में वह खुद को दिवालिया घोषित कर देती है। इसके बाद दिवालिया संपत्ति या कंपनी के लिए अदालत की तरफ से नियुक्त अधिकारी उसकी बिक्री करने की प्रोसेस शुरू कर देती है और इस बिक्री से मिले पैसे को जो उधार दिए थे उनके बीच बांट दिया जाता है। दोस्तों, अब आइए एक एक करके जानते हैं उन एयरलाइंस के बारे में जो डिफ़ॉल्ट हो चुकी है, यानी कि दिवालिया हो चुकी है। पहले नंबर पे किंगफिशर एयरलाइंस है। विजय माल्या द्वारा स्थापित की गई किंगफिशर एयरलाइंस दिवालिया होने वाली बड़ी विमानन कंपनियों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है। इसे 2003 में लॉन्च किया गया था और इस एयरलाइंस साल 2005 में सिंगल क्लास इकोनॉमी के रूप में उड़ान शुरू किया था। इसकी शुरुआत के बाद कुछ साल तक ये ज़बरदस्त तरीके से मुनाफा कमा रही थी। यही कारण था कि साल 2011 में किंगफिशर भारत के डोमेस्टिक मार्केट की दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी। लेकिन इसी बीच किंगफिशर ने साल 2007 में कर्ज में डूबी एयर डेक्कन को खरीदने का फैसला लिया और 2008 में इस डील को पूरा भी किया। दोस्तों, भले ही साल 2011 का भारतीय एविएशन सेक्टर में किंगफिशर की हिस्सेदारी दूसरी सबसे ज़्यादा रही हो, लेकिन इसे घाटा होने की शुरुआत साल 2008 में ही हो गई थी। इसके लिए जहां कंपनी के कर्ज में बढ़ोतरी होना जिम्मेदार था, तो वहीं तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ना भी बड़ा कारण था। दोस्तों, किंगफिशर की हर बीतते साल एक समय हालत ऐसे बन गया कि किंगफिशर ने अपनी कुल संपत्ति से आधा कर्ज ले लिया, जबकि प्रॉफिट एकदम हासिल नहीं हुई। भारी भरकम कर्ज और खर्चों की पूर्ति न हो पाने के कारण साल 2012 में एयरलाइंस का लाइसेंस कैंसिल हो गया और साल 2014 में किंगफिशर एयरलाइंस की गारंटर ने इसे बिफुल डिफ़ॉल्ट कर दिया। दोस्तों, अब आइए जानते हैं जेट एयरवेज के बारे में। नरेश गोयल ने साल 2092 में एयर टैक्सी के रूप में जेट एयरवेज की शुरुआत की थी। साल 2002 में जेट ने घरेलू एयरलाइंस मार्केट में इंडियन एयरलाइंस को भी पीछे छोड़ दिया था और साल 2006 में एयर सहारा को करीब 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा में इसके बाद जेट एयरवेज के बेड़े में 27 नए विमान जुड़ गए। कंपनी ने कारोबार का विस्तार करते हुए इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू कर दी और यही डील कंपनी के लिए एक बड़ी गलती साबित हुई और तब से इसकी फाइनेंशियल परेशानियां लगातार बढ़ती गई। दोस्तों, एविएशन मार्केट में इंडिगो की एंट्री से भी इसे झटका लगा है। साल 2012 के मिडिल तक जेट एयरवेज डोमेस्टिक मार्केट शेयर के मामले में इंडिगो से पिछड़ गई थी। लगातार घाटा झेलते झेलते जेट एयरवेज की हालत ये हो गई कि साल 2019 की शुरुआत में ही एयरलाइंस ने बैंकों से लिए लोन की EMI भी नहीं भरी। भारी घाटे और कर्ज के कारण जेट एयरवेज अप्रैल 2019 में कोलैप्स हो गई थी। जेट एयरवेज बंद होने के बाद इसके करीब 17,000 एम्प्लॉयज सड़क पर आ गए थे। इसके बाद जेट एयरवेज को कर्ज देने वाले बैंकों के कंसोर्टियम ने नरेश गोयल को कंपनी के बोर्ड से हटा दिया था। जेट एयरवेज ने लीज पर लिए विमानों को पेमेंट नहीं करने के कारण उन कंपनियों ने एयरक्राफ्ट वापस ले लिए थे। अब आइए जानते हैं गो फर्स्ट के बारे में। दोस्तों, जेट एयरवेज की विफलता के बाद अब बजट एयरलाइंस गो फर्स्ट में भी नकदी संकट के चलते हाहाकार मचा हुआ है और कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित करते हुए एनसीएलटी में आवेदन दे दिया है। दोस्तों, वाडिया ग्रुप की एयरलाइंस कंपनी गो फर्स्ट ने साल 2005 में एविएशन सेक्टर में एंट्री की थी। शुरुआत में वाडिया ग्रुप ने गो एयर लॉन्च करके विमानन उद्योग में प्रवेश किया था, जिसे बाद में गो फर्स्ट के रूप में रीब्रांडेड किया गया।
फिलहाल गो फर्स्ट कैश एंड कैरी मोड पर चल रही है, यानी इसे जितनी फ्लाइट चलानी है कंपनी को उसके लिए डेली पेमेंट करना होगा। कंपनी ने दिवालिया होने के लिए जो एप्लीकेशन दिया है उसके मुताबिक कंपनी पर 6,527 करोड़ रुपए का कर्ज है। अब आइए जानते हैं एयर इंडिया के बारे में, जिसे टाटा का सहारा मिला है। दोस्तों, घाटे में चल रही एयर इंडिया को टाटा ने सहारा देते हुए उसे फिर से आसमान में उड़ान की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। टाटा की एयरलाइन की पहली कमर्शियल उड़ान 15 अक्टूबर 1932 में भरी गई थी। इसके बाद साल 1933 में टाटा एयरलाइन ने पैसेंजर्स को लेकर पहली उड़ान ऑपरेट की थी। 25 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। इसमें 49% भागीदारी सरकार ने ले ली। 1954 में जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ उसके बाद सरकार ने 2 कंपनियां बनाई, इंडियन एयरलाइंस घरेलू सेवा के लिए और एयर इंडिया विदेशी रूट के लिए। साल 2000 तक यह कंपनी मुनाफे में चल रही थी, लेकिन 2001 में इसे पहली बार 57 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इसके बाद घाटा लगातार बढ़ता गया। इस घाटे के कारण सरकार ने इसे बेचने का फैसला किया तो टाटा ग्रुप ने इसे फिर से वापस खरीद लिया और बीते साल 2022 में कंपनी की टाटा ग्रुप में घर वापसी हो गई।